हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखने वाले हैं जो आपकी पीटीआई का क्वेश्चन पेपर है, ये 2018 का, जो आपका परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 30/9/2018 को। तो इसमें जो पर्टिकुलर साइकोलॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, तो ये उसी से संबंधित है। यानी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है जो आपसे पूछा है इस प्रकार कि पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी EQ बराबर होता है EA/CA × 100। ये ध्यान रखना है कि शैक्षणिक लब्धि का ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है ये सिरिल वर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सिरिल वर्ट ने एक डेफिनेशन दी थी इनके बारे में, ये दी थी कि जिनकी शैक्षणिक लब्धि 85 यानी 85 से कम होती है वो सभी बालक पिछड़े बालक माने जाते हैं। ये ध्यान रखना है। इसमें EQ होती है वो आपकी एजुकेशनल क्वाटियंट होती है, और EA होती है वो आपकी एजुकेशनल एज हो जाएगी यानी शैक्षणिक आयु, और CA का मतलब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज होता है जिसे हम बोलते हैं शारीरिक आयु। बाकी मल्टीप्लाई 100 हो ही जाता है, तो इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी और परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार बने हैं इसी से संबंधित, जैसे आपसे पूछे कि IQ बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि MA/CA होता है। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी हम जब बोलते हैं ना बुद्धि लब्धि कितनी है, वो बुद्धि लब्धि का ही सूत्र है ये। इसके अलावा एक यूपी में क्वेश्चन बना था, ये तो आपके RPSC ने पूछा था। ठीक है, और रीट में भी बन चुका है। लेकिन जो AQ है यानी जैसे अचीवमेंट क्वाटियंट बोलते हैं, इसे हिंदी में बोल सकते हैं उपलब्धि लब्धि, या कह सकते हैं आप निष्पत्ति लब्धि। ठीक है, ये होती है आपकी EA/MA × 100। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि EQ का सूत्र ये होता है, IQ का ये होता है, और EQ का ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर है। ये कह रहा है कि किसके अनुसार प्रेरणा सीखने की राजमार्ग है। ये परिभाषा अगर इन ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी स्किनर से संबंधित ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं है शिक्षक संबंधित, ये कतन ना पूछा गया हो, सभी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर है जो आपसे पूछा है कि गिलफोर्ड, इसे गिलफोर्ड या गिलफोर्ड बोलो एक ही बात है, गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से क्रम नामकरण किया गया था। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। यानी इनका जो क्रम होता है वो होता है OCP, यानी ऑपरेशन जिसे हम हिंदी में संक्रिया कहते हैं। दूसरा है कंटेंट जिसे हम संगठक बोलेंगे, और प्रोडक्ट होता है जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। यही क्रम होता है, याद रखना है। ठीक है, तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके गिलफोर्ड से संबंधित। आपको याद रखना है ये 3 मुख्य घटक होते हैं, इनके अलावा कोई और ऑप्शन देके आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। इस प्रकार के RPSC में क्वेश्चन बन चुके हैं। गिलफोर्ड को ध्यान रखना है, इससे संबंधित परीक्षाओं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे। एक तो यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारंभ में कितने घटक थे, तो वो आपके 120 थे। वर्तमान में कितने हैं, वो आपके 180 हैं। ये आपके 1988 में दिए थे, और ये 1967 में। डेट नहीं पूछी जाती, ये ध्यान रखना है, बस खंड पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन और टफ बना सकता है कि संक्रिया में ऐसा कौन सा तत्व था जिसमें परिवर्तन किया गया था। तो इसके अंदर एक मेमोरी थी, MORY। ठीक है, इसमें आपकी एक तो रिटेन शब्द चेंज किया गया था, और इसके अलावा एक रिकॉर्ड। ये ध्यान रखना है केवल आपको, ये चीज़ें चेंज की गई थी। देखिए संगठक में आता है फिगर, तो फिगर में क्या चेंज किया गया था, इसमें एक तो ऑडियो और एक विजुअल। ये ध्यान रखना है, ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। यही पूछे जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। ये देखा जाए क्वेश्चन पर्टिकुलर साइंस का है, लेकिन फिर भी इसे साइकोलॉजी में पूछ लिया है। तो आप जानते होंगे इन 4 ऑप्शनों में से ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपकी अंतःस्रावी है, मोस्टली सभी हार्मोन इसी से निकलते हैं। एड्रिनल अंतःस्रावी है, थायराइड भी अंतःस्रावी है। ये सभी आपके कह सकते हैं व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है, लेकिन पीनियल ग्रंथि इसलिए नहीं करती, इसके अंदर देखा जाए ये भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन, और वो आपके सेक्स बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है। वो इस वजह से कि पर्टिकुलर समय पे आपको जैसे खाना खाने के बाद नींद महसूस होती है, तो वो ये मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से होती है, यानी कह सकते हैं पीनियल ग्रंथि की वजह से होती है। तो इसे सेक्स बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोल देते हैं। तो ये मानव विकास को प्रभावित नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यही पूछा है कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है, तो वो आपकी पीनियल ग्लैंड। नंबर आपका नेक्स्ट है कि एक बालक
जो अधिकांश विद्यालय देर से आता है पूर्णतया सत्यवासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रचा युक्ति कौन सी है? अगर इन चार ऑप्शन को ध्यान से देखें तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, औचित्य स्थापन करना, जिसे हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जब भी बच्चा कोई बहाना बनाता है तो ऐसा बनाता है कि सामने वाले को ऐसा फील हो कि ये सही कह रहा है। जैसे आरबीएसई की एक बुक में एग्जाम्पल दे रखा है इसका कि अपराधी का अपना व्यवहार बुरी संगति बताना, तो ये एक सत्यवासी कह सकते हैं बहाना हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे अनुचित बात का औचित्य स्थापित करना, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे नौकरी उसके योग्य नहीं थी, इस प्रकार के बहाने बनाना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 54 नंबर। ये कह रहा है कि किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने इस किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? उन्होंने इस विशेषता को, अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो आत्म मोह बोला है, यानी इसे इंग्लिश में नार्सिसिज्म बोलते हैं। तो ये आपकी संबंधित होती है आपकी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था से। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा है आरपीएससी में कि ये सर्वाधिक जो आत्म मोह है या कह सकते हैं इसे नार्सिसिज्म है, ये सर्वाधिक कौन सी अवस्था में होता है? जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो राइट आंसर होगा शैशवावस्था। ये भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखना है। अगर हीरो या नायक की पूजा, ये किशोरावस्था की विशेषता है, ठीक है। लैंगिक प्रेरणा, ये भी आपकी किशोरावस्था की विशेषता है। जो आपकी लास्ट स्टेज थी, 5 स्टेजों में बांटा था, आपको मालूम होगा सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें आपको बताना है, एक तरफ आपको मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित सिद्धांत हैं। अगर देखें इस क्वेश्चन को, गिलफोर्ड है, ये तीसरा क्वेश्चन है, गिलफोर्ड से संबंधित तीसरा क्वेश्चन पूछा है ये। तो गिलफोर्ड ने आपके दिया था, इनमें से देखें तो त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत बोल देते हैं, इसे 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोल देते हैं। तो इसका तो एक का 5 से मिलान हो जाएगा। स्पीयर ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, 2 नंबर पर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर 1 से मिला देंगे जो सही है। द्विखंड सिद्धांत है वो आपके एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। थॉर्नडाइक से हो जाएगा, और थॉर्नडाइक ने दिया था मल्टी फैक्टर, तो जिसे बोलते हैं बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत। तो बहुखंड इसमें एक भी नहीं है। अगर बात करें बहुबुद्धि, तो ये तो आपके गार्डनर से संबंधित है, हार्वर्ड गार्डनर है ना, उनसे संबंधित है। समूह खंड है, ये आपके थर्स्टन से संबंधित है, ठीक है। तो एक खंड है ये आपके स्पीयरमैन से। तो हम देखो थॉर्नडाइक है, उससे संबंधित कोई मिलान नहीं है। तो हम और देख लेते हैं थर्स्टन का है समूह कारक सिद्धांत, इसे समूह खंड सिद्धांत भी बोल देते हैं। हमने देखा है कि गिलफोर्ड का त्रिआयामी था, स्पीयरमैन का 2 फैक्टर था, थॉर्नडाइक का मिलान नहीं है इसमें, और थर्स्टन का आपका समूह कारक था। तो हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऑप्शन भी इसी आधार पर बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे, तो अगर जिन्हें अच्छी खासी नॉलेज है सिद्धांत से संबंधित, वो समझ गए होंगे कि ये थॉर्नडाइक से संबंधित इसमें कोई भी मिलान नहीं है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, और बाकी जो 3 थे वो उनका मिलान सही हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछा है आपसे अब्राहम मैस्लो से संबंधित क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मास्लो, इसमें मैस्लो बोलते हैं वैसे इसे, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक थे? देखो प्रेरक की बात की जाए तो यहाँ पर 2 प्रेरक थे, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसमें 5 दे रखा है। तो 5 इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, तो उसमें 5 स्टेप बताए थे। तो हम डी नंबर पर ही जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं इसमें प्रेरक। अब प्रेरक की बात करें तो इन्होंने बताए थे, एक तो इनबॉर्न यानी जन्मजात, तो एक बताए थे अर्जित। तो ये तो दे ही नहीं रखे हैं, तो इसमें से हम कहेंगे ये आवश्यकता पदानुक्रम के 5 स्टेप होते हैं, तो उनमें से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर है, रोडसा यानी रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग थे? तो ये इसका राइट आंसर अगर 4 ऑप्शनों में देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें टोटल 10 कार्ड हुआ करते थे, जिसमें से 5 तो आपके ब्लैक एंड और वाइट यानी ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। इसके अलावा 2 कार्ड हुआ करते थे ब्लैक और रेड, और साथ में भूरे भी बोल देते हैं इन्हें। 3 हुआ करते थे वो आपके विभिन्न रंग के हुआ करते थे, यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 58 नंबर है कि V/ED और K/M कारक संबंधित हैं। तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये बट एवं बर्नर से संबंधित है। उनकी एक हायरार्किक थ्योरी थी, 1965 में दी थी। उन्होंने ये बताया था कि जो लेवल फर्स्ट होता है, उन्होंने अपने सिद्धांत में ये चीज़ बताई थी। इन्होंने 3 लेवल बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो प्रथम होता है उसमें स्पीयरमैन का जो G कारक होता है वो रख दिया था। थर्ड में या अंतिम में उन्होंने S कारक रख दिया। मध्य में जो स्टेटमेंट ये पूछा है परीक्षा में, यही रख दिया। VD का मतलब यहाँ पे वर्बल
एजुकेशन से संबंधित है, और KM का मतलब होता है काइनेस्थेटिक मोटर से संबंधित होता है। इस प्रकार ये सिद्धांत है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु का आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका दृष्टांत है? अगर इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो अधिगम का स्थानांतरण कर रहा है, यानी कोई चीज़ पहले सीख ली है उसका दूसरी जगह उसका क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं ये अधिगम का स्थानांतरण है तो किस प्रकार का है, तो ये वर्टिकल होगा यानी लंबवत, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आपका नेक्स्ट है जो संरचनावादी अधिगम से पूछा है, और इसमें से आपको सही कथन बताने हैं, ठीक है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हमें केवल सही सही बताने हैं ना, इसके नीचे कूट भी दे रखें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ये शिक्षक केंद्रित होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक केंद्रित नहीं होता है। संरचनावादी हैं वो सभी बाल केंद्रित जो भी शिक्षण विधियाँ होती है उन्हीं से संबंधित होते हैं, तो शिक्षक केंद्रित तो हो ही नहीं सकता इसमें। इसके अलावा 2 नंबर ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थी के स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर बल दिया जाता है, ये बात सही है। इसमें शिक्षक है वो एक केवल मार्गदर्शक होता है, ये भी बात सही है। परीक्षा, उपागम, समस्या समाधान, विचार विमर्श विधियों का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। अधिगमकर्ता यानी लर्नर्स होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता के समान व्यवहार करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से केवल 2, 3 और 4 ये कथन सही है, तो 2, 3, 4 किस में सही ऑप्शन में है, वही राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 2, 3, 4 हैं आपके 4 नंबर ऑप्शन, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है क्या? ये तो आपकी जीके से संबंधित है। इस प्रकार हमने इसमें 21 नंबर क्वेश्चन किए हैं, यानी 21 क्वेश्चन पूछे गए थे ये 2018 की परीक्षा PTI में। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।